चंद्रयान-3 के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका। चांद के साउथ पोल पर टचडाउन। इस सफलता को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रज्ञान रोवर ने इस मिशन के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी। बहुत कम लोगों ने इसकी बात करी है कि चंद्रयान-3 के एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या क्या नई चीजें सामने आई। लेकिन ये डिस्कवरी सही में बहुत दिलचस्प है। आइए जानते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में। 23 अगस्त 2023 वो दिन था जिस दिन चंद्रयान-3 ने सक्सेसफुली लैंडिंग करी। अगले दिन 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैंप के जरिए नीचे उतारा अपने मिशन को शुरू करने के लिए। इसरो ट्विटर के जरिए हमें रेगुलरली अपडेट दे रहा था। 24 अगस्त से 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशन की, जिसके बाद उन्हें स्लीप मोड पर डाल दिया गया, या कहें कि उन्हें सुला दिया गया। लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि वे दोबारा जागेंगे। पहले समझते हैं कि इन 12 दिनों में क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली गई। बात है 27 अगस्त की, जब विक्रम लैंडर में लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने अपनी पहली रीडिंग ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम चांद की मिट्टी के टॉप सॉइल पर टेम्परेचर मेजर करना है। ये समझना कि चांद के साउथ पोल पर तापमान कितना वेरी करता है। तापमान को मापने का काम चेस्ट पर लगाए टेम्परेचर प्रोब करता है। चेस्ट पर खुद अपने 10 अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं और ये टेम्परेचर का प्रोब चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। जो यहाँ रीडिंग इसने ली वो बहुत शॉकिंग है। इस ग्राफ को देखें। यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि चांद की मिट्टी में 1 सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट -60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन केवल 8 सेंटीमीटर नीचे जाने पर यह टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 8 सेंटीमीटर में। इस ग्राफ में 0 से 80 मिलीमीटर की डेप्थ में दिखा रखा है कि कैसे टेम्परेचर बदल रहा है। ये पहला ऐसा प्रोफाइल है जो चांद के साउथ पोल के लिए बनाया गया है। इसीलिए इस दिन इसरो ने 2 फोटोज भी पब्लिश करी प्रज्ञान रोवर की, जब वो एक बड़े से गड्ढे के एक बड़े क्रेटर से सिर्फ 3 मीटर दूर था। प्रज्ञान में लगे पेलोड की बात करें तो 28 अगस्त को लिप्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया चांद के साउथ पोल में। यह पहली बार था जब चांद के साउथ पोल पर ऑन द ग्राउंड जाकर इसको कंफर्म किया गया। इसीलिए इसे फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस लिप्स इंस्ट्रूमेंट को इसरो के साथ डेवलप किया है बेंगलुरु की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम ने। इसका काम है चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों का कंपोजिशन एनालाइज करना, और जिस तरीके से ये काम करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हाई एनर्जी लेजर पल्सेस का इस्तेमाल करता है, यानी एक लेजर डाली जाती है चांद के मिट्टी पर जिसका तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है। चांद पर मौजूद मिट्टी के छोटे से एरिया में इस लेजर से टारगेट किया जाता है। वहाँ मिट्टी हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है? 4th स्टेट ऑफ मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके बाद प्लाज्मा आता है। जब गैस को और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में डालो तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा से रोशनी निकलती है। अब ये जो रोशनी निकलती है, इसके बारे में खास बात यह है कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट का यूज़ करती है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर वो इन अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को मेजर करना है और इस बेसिस पर बता पाता है कि कौन सा एलिमेंट चांद पर मौजूद है। यहीं से ही ये नाम आया है, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। लेज़र के जरिए हमने ब्रेकडाउन किया, वहाँ पत्थरों को या मिट्टी को, पार्टिकल्स को, उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट किया और उनसे निकलने वाली वेवलेंथ को हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मेजर किया। इसलिए ये हो गई लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम जानते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट कौन से एलिमेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए जो वेवलेंथ यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हुई उसे देखकर बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स मौजूद हैं चांद की मिट्टी में। यहाँ पर एल्यूमिनियम है, आयरन है, टाइटेनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है और क्रोमियम है। नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोहा पेट्रो बताते हैं कि रसिया और अमेरिका के अपोलो और लूना मिशंस ने 1970s के समय में भी सल्फर की प्रेजेंस देखी थी चांद पर। लेकिन फिर चंद्रयान-3 ने जो खोज करी वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ये इन सीटू फाइंडिंग्स है। पहली बार एक्सपेरिमेंट करके ऑन ग्राउंड देखा गया है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। एग्जाम्पल के लिए 2011 में नासा ने बताया था कि चांद में टाइटेनियम की बहुत ज़्यादा मात्रा मौजूद है, लेकिन इसके लिए उन्होंने अपने लूनार रिकॉनेसियंस ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया था।
एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो चांद का चक्कर काट रहा था, चांद पर किसी चीज को उतार कर इसमें कोई एविडेंस नहीं पाया गया था। इसी के जैसे 2009 में एक जापानीज स्पेसक्राफ्ट ने भी यूरेनियम डिटेक्ट किया था। लेकिन लिप्स में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है जो कहीं ज़्यादा एडवांस है और पहली बार है कि सल्फर की डिस्कवरी यहाँ पर हुई। सल्फर के अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स भी कंफर्म किया गया है। दोस्तों, ये ऑक्सीजन मौजूद है चांद की मिट्टी और चांद के पत्थर पर। ये ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, क्योंकि चांद में कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स में, अलग अलग एलिमेंट्स में बॉन्ड के साथ मौजूद हैं, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। इसी साल के 25 अप्रैल को नासा ऑलरेडी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज़्यादा है चांद के मिट्टी में कि बताया जाता है कि मून के टॉप सोइल में ही इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1 लाख साल तक सस्टेन किए जा सकते हैं इस टॉप लेयर की ऑक्सीजन से। अब लिप्स से मिलता जुलता एक और पेलोड है प्रज्ञान पर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में APXS। लिप्स में जहां पर रॉक्स और लूनार सॉइल को स्टडी किया, वहीं पर APXS मून के जनरल सरफेस के लिए है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफ़ी अलग है। लिप्स लेज़र पल्सेस का इस्तेमाल करता है, लेकिन APXS रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करता है। 31 अगस्त को इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी रामबा की फंक्शनिंग पर। रामबा विक्रम पर लगा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिप्स की तरह इसका काम भी प्लाज्मा को एनालाइज करना है, लेकिन यह खुद से कोई प्लाज्मा नहीं छोड़ता, कोई लेजर नहीं डालता चांद की मिट्टी पर, बस नेचुरल प्लाज्मा जो मिट्टी चांद पर मौजूद है उसे मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट 5 सेंटीमीटर का मेटेलिक स्फेरिकल प्रोब है जो 1 मीटर ऊंचा एक पोल पर रखा हुआ है विक्रम के अपर डेक पर। इसे केरला की स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में डेवलप किया गया एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। हालांकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन चांद के सरफेस के ऊपर बहुत छोटा सा अमाउंट प्लाज्मा का नेचुरली एग्जिस्ट करता है। यही चीज रामबा ने भी पाई। लगभग 5 से 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर की मात्रा में लूनार सरफेस में प्लाज्मा मौजूद है। इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रामबा बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकता है। पीको एम्पेयर्स करंट को एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है। ये पीको एम्पेयर्स करंट मेजर करता है 10⁻⁻12। एक प्रोब से इन पर वोल्टेज डाली जाती है और रिटर्न आने वाले करंट को मेजर किया जाता है, और इससे पता चलता है कि लूनार प्लाज्मा में आयन और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है रिटर्न करंट को मेजर करके। लेकिन सवाल आपके मन में उठेगा कि इसके क्या मायने हैं, क्यों फर्क पड़ता है इससे हमें पता चलता है कि रेडियो वेव्स चांद पर बड़ी आसानी से प्रोपेगेट कर सकती है बिना किसी ज़्यादा इंटरप्शन के। अगर ज़्यादा लूनार प्लाज्मा होता तो रेडियो वेव का ट्रांसमिशन होना थोड़ा मुश्किल होता। इन फाइंडिंग्स की मदद से हम ऐसे डिज़ाइन कर पाएंगे जिससे कम्युनिकेशन करना आसान हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट पर, इल्सा की फाइंडिंग हुई 31 अगस्त को, शेयर की गई इसरो के द्वारा। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मून पर होने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इल्सा पहला ऐसा पेलोड है जिसने माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया चांद पर। शॉर्ट में कहा जाए, मेम्स में माइक्रोस्कोपिंग डिवाइस की टेक्नोलॉजी है जो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट से बनती है, इतने छोटे कि इनका साइज 1 और 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इस टेक्नोलॉजी को गाड़ी में लगे एयरबैग सेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर सेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर एल्सा में आए तो इसका इस्तेमाल वाइब्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जब प्रज्ञान रोवर विक्रम से उतरकर चांद की जमीन पर चलने लगा तो वो वाली वाइब्रेशन भी इल्सा ने रिकॉर्ड करी। इसके अलावा जब इंसान परमानेंटली जाकर चांद पर रहने लगेंगे तब पता होना चाहिए कि चांद पर कितने भारी भूकंप आते हैं। 3 सितंबर 2023 जब इसरो ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ, जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग था, इसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। उस पॉइंट से थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दिया है लैंडर को। विक्रम के इंजन को दोबारा से फायर किया गया। वो हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर गया और करीब 40 से 50 सेंटीमीटर साइड में जाकर दोबारा से लैंड कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो रैंप नीचे निकाला गया था
प्रज्ञान को उतारने के लिए उसे वापस ऊपर फोल्ड किया गया था और चेस्ट और इल्सा के पेलोड को भी अंदर किया गया था। इस होप एक्सपेरिमेंट का महत्व ये है कि ये आगे चलकर जब हम ह्यूमन मिशंस करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि लैंडर दोबारा से उड़ने के लिए उड़ान भर सकता है, वापस इंसानों को लेकर लौट सकता है। इसके अगले दिन 4 सितंबर को सुबह के करीब 8 बजे दोनों प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है। ये स्लीप मोड चांद पर होने वाली रात के लिए प्रिपेयर करने के लिए था। रात आने से 2 से 3 दिन पहले ही इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया, बेटर प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि इनके अंदर के जो मॉड्यूल्स है उनकी फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से बंद हो जाए जब दिन खत्म हो चांद पर। और लोकेशन भी इस तरीके से चूज किया गया कि जब दोबारा से सूर्य निकले तो उसके सोलर पैनल सनलाइट की तरफ एफिशिएंटली फेस कर रहे हों। रिसीवर को ऑन छोड़ा गया है। चंद्रयान 3 के लिए अगली सुबह होगी 22 सितंबर को और पूरा देश दिल थाम के देखेगा कि ये दोबारा से जाग उठते हैं या नहीं। अगर ये दोबारा से काम करते हैं तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट कुछ और एक्सपेरिमेंट रन कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो प्रज्ञान इंडिया का लूनार एम्बेसडर बनकर चांद पर हमेशा के लिए वहीं तैनात रहेगा।